नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महेश बर्नवाल भारत के इतिहास में अध्याय 18 को पढ़ेंगे, जो कि है आपका उत्तर भारत तीन साम्राज्यों का काल 8वीं से 10वीं सदी तक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज जो तीन साम्राज्य थे, पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट, उन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उन तीनों साम्राज्यों के बीच में आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो संघर्ष का दौर था ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में चला था। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं वो भी, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन तीनों साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे प्रभुत्व के लिए संघर्ष। तो इन तीनों राज्यों में जो प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो राज्य है तो वो है पाल वंश। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हर्षवर्धन के काल से ही कन्नौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता रहा है। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने का अर्थ ऊपरी गंगा घाटी तथा उसके व्यापार एवं प्रचुर कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना था। चलिए, अब पाल वंश में जो प्रथम शासक है गोपाल, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 750 से 770 ईसा के बीच में शासन किया था। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईसा में गोपाल ने की थी। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने आदेंदपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसके मत्स्य न्याय कहा गया है। 770 ईसा में गोपाल की मृत्यु हो गई थी। चलिए, अब इनके अगले शासक के बारे में देखते हैं। अगले शासक धर्मपाल थे, जो 770 से 810 ईसा के बीच में शासन किए थे। तो गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। उसने 810 ईसा तक शासन किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को पराजित कर चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। ठीक है, उसने विक्रमशिला व सोमपुरी क्या है, पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसके राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी निवास करते थे। चलिए, अब अगला देखिए। उसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार धर्मपाल ने ही किया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए 200 गांवों की आमदनी को दान में दे दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहार को भी शिकस्त दे चुका था। चलिए, अब अगला पॉइंट देखिए इधर। अब हम पढ़ेंगे इनमें अगले शासक को, जिसका नाम है देवपाल। तो धर्मपाल का पुत्र देवपाल अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 ईसा में राजा बना। उसने प्राग ज्योतिषपुर, जिसको आज असम कहते हैं, और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को भी पराजित कर दिया था। चलिए, अगला पॉइंट देखिए। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा परम सौगात की उपाधि धारण की। उसने जगरहार, जिसको आज जलालाबाद कहते हैं, के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। चलिए, अगला पॉइंट देखिए। उसने पाल राज्य को रूमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। ठीक है, आगे देखिए। पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान व धर्म के महान संरक्षक थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। आगे देखिए। संत रक्षित और दीपांकर जैसे अतिश कहा जाता है जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया तथा उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के लिए एक नए रूप का प्रचार किया था। चलिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था और उनका साम्राज्य मलाय, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। जो ये मलय, जावा, सुमात्रा और ये जो देश हैं, ये आज के दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उन्हीं का ये पुराना नाम है। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। उन्होंने
अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे तथा पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। चलिए अब अगला देखते हैं, प्रतिहारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिहार साम्राज्य को वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासक जो था वो कौन था? वो भोज था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया तथा 838 ईसा के पास कन्नौज पर फिर से कब्जा कर लिया। यह नगर लगभग एक सदी तक प्रतिहार की राजधानी रही और भोज विष्णु का भक्त था तथा उसने आदि वराह का विरुद्ध धारण किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके कुछ सिक्कों पर आदि वराह शब्द अंकित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915-916 ईसा में गुजरात की यात्रा की थी। तो आप देख सकते हैं अरब यात्री काफ़ी हमारे देश में इन 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हमारे देश में आया करते थे। व्यापारी के रूप में, कोई लेखक के रूप में, किसी रूप में वो आते रहते थे। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजुर कहा है। ठीक है, अल मसूदी बताता है कि जुजुर के साम्राज्य में 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण थे। राज्य की सेना में 4 चमूए मतलब डिवीजन थी और प्रत्येक चमू में 7 से 9 लाख लोग थे। उसके पास युद्ध के लिए केवल 2000% प्रशिक्षित हाथी थे और उसकी अश्वरोही सेना देश में सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था। 915 ईसा से 918 ईसा के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा इस नगर को तहस नहस कर दिया। 963 ईसा में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार शासक को परास्त कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रकूट जो राजवंश था अब उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिए, इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसने आधुनिक शोलापुर के निकट मान्यखेत या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद तृतीय जो 793 से 814 ईसा के बीच में और अमोघ वर्ष 814 से 878 ईसा संभवतः सबसे महान राष्ट्रकूट राजा थे। एक अभिलेख से मालूम होता है कि गोविंद ने केरल, पांड्य व चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था तथा पल्लवों को श्रीहीन बना दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमोघ वर्ष 68 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म व साहित्य में अधिक थी। वह स्वयं भी लेखक था तथा उसे राजनीतिक विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। 915 ईसा में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज की पदमार्जित करने के बाद इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। आइए आगे देखते हैं। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय हुआ है। कृष्ण ने चोल शासक परांतक प्रथम को 949 ईसा में परास्त कर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा तथा आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित किया और एक मंदिर का भी निर्माण कराया था। चलिए अगला देखिए, दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनाया था। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी तथा साथ ही इस्लाम के प्रचार की भी छूट दे दी। तो देख सकते हैं जो राष्ट्रकूट शासक थे ये सब जो थे वो सहिष्णु थे अपने धर्म के प्रति। इनको कोई मतलब सेकुलरिज्म को एक तरह से फॉलो करते थे। बताया जाता है कि राष्ट्रकूट प्रदेशों में मुसलमानों के अपने अलग अलग मुखिया हुआ करते थे। कई तटवर्ती शहरों में रोजाना इबादत के लिए उनकी अपनी मस्जिदें थीं। इस सहिष्णुता की नीति से विदेश व्यापार में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी थी। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रकूट राजकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश भी लिखते थे। चलिए अगला देखिए, ये दोनों भाषाएं उनके आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर का। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट राज्य में ही रहते थे। दोस्तों आज जो 3 साम्राज्यों का काल 8वीं से 10वीं शताब्दी तक ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक आप ये सब चैप्टर पढ़ते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।